नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये होने वाला है कि वर्ग 2 की एग्ज़ाम में का जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। आपका सब्जेक्ट वाइज़ सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए। ये सारी बातों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी परेशानी हो या फिर वर्ग 2 या फिर किसी दूसरी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपकी बाकायदा पूरी तरीके से मदद करूँगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने पूरा ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है। ये आपका बिल्कुल परीक्षा का पैटर्न है कि किस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम लोग जो है हमारी परीक्षा की स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि किस प्रकार से किस विषय को हमें ज़्यादा समय देना चाहिए, किस विषय को हमें कम समय देना चाहिए और किस प्रकार से हमारा पेपर होगा। तो ये सारी बातों के ऊपर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा की योजना, एक तरीके से परीक्षा की योजना की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या योजना है? सबसे पहले तो ये लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो जो मेन बात है वो आपका क्या है कि जो पेपर होने वाला है वो आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। जो परीक्षा की टाइमिंग रहेगी वो टाइमिंग जो आपकी ढाई घंटे की रहेगी। कितने घंटे की रहेगी? ढाई घंटे का आपके पास में समय रहेगा और समय ढाई घंटे के अंदर ही आपको पूरा का पूरा पेपर हल करना है, 150 प्रश्न जो है हल करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो कैसा हो गया? वो एमसीक्यू टाइप से होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अगर आप बात करें तो हर एक सही क्वेश्चन का जो आपको मार्क मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 1 मार्क मिलेंगे। और अगर आपने कोई गलत उत्तर देते हो, तो वहाँ पर एक तरीके से ऋणात्मक मूल्यांकन भी है, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग भी। मतलब अगर आपने 4 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, तो आपका 1 ना मार्क क्या है, कट जाएगा। मतलब एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आपका क्या है, 1 मार्क कट रहा है। मतलब 0.25 का आप बोल सकते हो कि क्या है यहाँ पर माइनस मार्किंग है या फिर 1/4 की माइनस मार्किंग है। ये हमको बात थोड़ी-सी ध्यान में रखना है। और अगली अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, जो हर क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 2 सेक्शंस में या फिर 2 भाग में रहेगा। ठीक है? तो पहला कौन-सा है? भाग अ है और दूसरा कौन-सा है? भाग ब है। तो जो भाग अ है वो सभी के लिए कंपल्सरी है, सभी के लिए एक तरीके से सेम पैटर्न है। जो आपका भाग ब है उसके अंदर जो भी आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा वही आपको पूछा जाएगा। भाग ए सबके लिए कॉमन है, भाग बी के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा। अब हम यहाँ पर अगर इसके भाग ए के अंदर देख लें कि कौन-सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, तो हम फटाफट देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी दे के रखा है, तो वो ओवरऑल कितने हैं आपके 8 एमसीक्यू आएँगे, 8 मार्क्स के। ठीक है? हिंदी कितने नंबर का आ रहा है? 8 नंबर का आ रहा है। जो आपका इंग्लिश आ रहा है वो कितने नंबर का आ रहा है? 5 नंबर का आ रहा है। ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो सामान्य ज्ञान है और आपका रीज़निंग और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 7 क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना? सामान्य ज्ञान व सामासिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकित योग्यता। ठीक है? अंकित योग्यता, सॉरी। उसके बाद जो पेडागॉजी है, आपकी पेडागॉजी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस प्रकार से जो आपका पूरा का पूरा भाग ए है, वो 30 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके नीचे भाग बी की, तो भाग बी में आपके ओवरऑल 120 क्वेश्चन्स आएँगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन से। जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी के 120 है ना? इंग्लिश है तो इंग्लिश के, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल कितने नंबर का हो गया पेपर? तो 150 नंबर का पेपर हो गया। तो आइए अभी हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के हिसाब से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या-क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में क्या है हम लोग बात कर लेते हैं। आपसे एक और छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आगे इसी प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि पटवारी की जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए अगर मैं आप पढ़ना चाहते हैं कोई स्पेशल सब्जेक्ट, बेसिकली मैं आपको साइंस पढ़ा सकता हूँ और कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ और इंग्लिश के भी हमारे पास में फैकल्टीज़ हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं पटवारी के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कौन-सी एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप कौन से सब्जेक्ट के स्पेशल लेक्चर्स चाहते हैं। आपको हमारे चैनल पे इस प्रकार के लेक्चर्स मिलेंगे
कि आपको पूरा सब्जेक्ट एक बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा और कैसे हम चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों को कम समय में याद रख सकते हैं और किस प्रकार से कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इसी प्रकार के वीडियो को, इसी प्रकार के कंटेंट को आप तक पहुँचाने की। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट वाइज़ कौन से सब्जेक्ट का क्या-क्या सिलेबस रहेगा। तो ये आपके सामने विस्तृत सिलेबस है, पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाग ए से। तो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाग ए का क्या सिलेबस है। तो हिंदी भाषा में आप लोगों के सामने जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। 8 क्वेश्चंस आएँगे। तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, है ना? ताकि ये आपके पास सेव रहे। तो अगर हम लोग हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में सबसे पहले आपको क्या है, भाषीय समझ के लिए आपको 2 अपठित गद्यांश दिए जाएँगे, जिसमें जो एक गद्यांश है वो आपका किसके बेसिस पे रहेगा, तो वो रहेगा आपका नाटक के बेसिस पे, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि में से कोई सा एक हो सकता है। उसके बाद अगर दूसरे अपठित की पद्य की बात करें, तो इसमें समाज, अभ्युदय, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता के आधार पर क्या है, आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे। ठीक है? तो ये आपका एक तरीके से क्या है, हिंदी भाषा के लिए है। तो अब आपके सामने अंग्रेजी भाषा की हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या है, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर भी क्या आपको दिया हुआ है, रीडिंग कंप्रेशन दिया हुआ है, मतलब आपको पैसेज आएगा, है ना, सिंपल सा। उसके बाद वोकैब्युलरी आपसे पूछी जाएगी, शब्दकोश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि 10th लेवल तक का आएगा, 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा। जिसके अंदर क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अपोजिट्स हो गए, अपोजिट मतलब विलोम हो गए एक तरीके से, सिनोनिम्स हो गए, है ना? आइडोम्स हो गए, मतलब लोकोक्तियाँ जिसको आप बोल सकते हैं, वो हो गए, है ना? उसके बाद में फंक्शनल ग्रामर आपसे पूछी जाएगी 10th क्लास तक की, उसमें भी आर्टिकल, मॉडल्स और डिटर्मिनेंट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और वॉइसेस के बारे में क्या है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? तो ये आपका ओवरऑल किसका हो गया है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग के ऊपर, जिसके 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका किसके बारे में है? तो ये आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एक तरीके से रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में ये आप पे क्वेश्चंस है। तो इसका सिलेबस भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ये वाले सिलेबस का भी। मैं धीरे-धीरे इसको पार कर दे रहा हूँ, तो आप पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? ये आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपका सिलेबस। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, तो जो अगला आपका टॉपिक आने वाला है, ये एक तरीके से कौन-सा आने वाला है, तो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करी है, जिसके ओवरऑल कितने क्वेश्चन आएँगे? तो इसके ओवरऑल आपके सामने 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अंदर कौन-कौन से हैं? तो बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम के संबंध के बारे में है। इसके बाद विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? है ना? बाल विकास के सिद्धांत, बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएँ, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, मतलब उसके अंदर क्या-क्या आ गया, तो शिक्षक आ गया, अभिभावक आ गया और जो भी आपके साथी हैं बच्चों के, वो आ गए। उसके बाद में पियाजे, पुलाव, कोहलर, थॉर्नडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना, आलोचना आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी वृद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएँ, मतलब बेसिकली आप जो आपके बीएड कोर्सेज़ में पढ़ते हो, वो सारे के सारे टॉपिक क्या है, एक तरीके से इसके अंदर कवर किए गए हैं और इसके मात्र कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 10 क्वेश्चन हैं और आपको जनरल जो थ्योरीज़ है, वो पढ़ना है ना? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? उसके अलावा अगर हम बात करें तो जीन पियाजे की थ्योरी आपको पढ़ना है, थॉर्नडाइक की जो मेथड्स है ना? उसके बाद गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है, ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि लर्नर क्या होता है, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टीचर क्या होता है, अपना टीचिंग का मॉडल किस हिसाब से होता है। तो ये जो सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपने हमारे प्रोफेशनल कोर्स में एजुकेशन का जो हम लोगों ने करा है उसके अंदर जो पढ़ी थी, ये लगभग सारी की सारी क्या है, वही चीज़ें हैं और उन्हीं के बारे में क्या है, हमको सीखना है और उन्हीं के बारे में हमको क्या है, बात करना है। तो ओवरऑल इसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके हमारे पास में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से हमको इसमें करना रहेंगे क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है? अब अगर हम बात करें डिटेल्ड सिलेबस के बारे में,
तो डिटेल्ड सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है? तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें कि क्या-क्या आने वाला है मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप देखिए सबसे पहले संख्या संख्या पद्धति आएगी, है ना? उसके बाद में आपका बीजगणित, बीजगणित के बाद में आपकी ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री के बाद में आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आपका रचनाएँ हैं, है ना? उसके बाद शेप्स वगैरह आपके दिए हुए हैं, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, मतलब सांख्यिकी दिया हुआ है आपको। उसके बाद में जो है आपका पोर्शन 8वें चैप्टर के बाद से फिज़िक्स का हो जाता है। एक तरीके से जो साइंस में हम लोगों ने फिज़िक्स पढ़ा है, तो वो आपका हो जाता है। तो उसके अंदर क्या-क्या आ रहा है? तो देखिए उसके अंदर ब्रह्मांड आ रहा है ना? मेज़रमेंट आ रहा है, टाइम, टेम्परेचर, लंबाई, क्षेत्रफल ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएँ मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर और उसके बाद में पदार्थ के गुण, पदार्थ का पृथक्करण मतलब सेपरेशन की जो विधियाँ हैं कि अलग-अलग पदार्थों को एक-दूसरे से कैसे अलग करते हैं, बेसिकली उसके बारे में बात करी है। मतलब ओवरऑल पहले केमिस्ट्री चल रहा है, तो ये स्टेट ऑफ मैटर हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद में उसके गुण हो गए, उसके बाद में सेपरेशन ऑफ मैटर एक तरीके से लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है ये धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल, उसके बाद में अणु-परमाणु मतलब एटम और आपका मॉलिक्यूल, उसके बाद एलिमेंट, यौगिक मतलब कंपाउंड, उसके बाद मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण और उसके बाद रासायनिक संकेत मतलब केमिकल फ़ॉर्मूलाज़, केमिकल सूत्र, केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ और केमिकल सिंबल्स एक तरीके से, है ना? उसके बाद में केमिकल इक्वेशंस मतलब समीकरण, उसके बाद अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस, लवण मतलब सॉल्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण। उसके बाद में आपका केमिस्ट्री खत्म होके क्या आता है? फिज़िक्स आता है। फिज़िक्स के अंदर आपका क्या है? फ़ोर्स मतलब बल, गति मतलब मोशन और दाब मतलब क्या है? एक तरीके से प्रेशर है और इसके बाद में अगर हम बात करें तो कार्य, ऊर्जा और मशीन, है ना? कार्य, ऊर्जा और मशीन एक तरीके से दिया हुआ है या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो वर्क, एनर्जी एंड मशीन बोल सकते हो। उसके बाद में ताप और ऊष्मा मतलब हीट एंड टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, गणित का और फिज़िक्स का सिलेबस है और केमिस्ट्री का सिलेबस है और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, तो जो पेडागॉगिकल इश्यूज़ है, मतलब आपने अगर बीएड करा है, तो आपको पता होगा कि आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो, है ना? उस सब्जेक्ट की पेडागॉगी भी रहती है। तो जैसे कि अगर आप ये वाला सब्जेक्ट आप मैथ्स से देना चाहते हो, तो इसके अंदर आपका मैथ्स रहा होगा, कभी फिज़िक्स रहा होगा, है ना? तो उसी प्रकार के ये क्वेश्चन जो है आप पे एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे आपसे। तो ये पेडागॉजिकल इश्यूज़ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसी के बाद में अगर आप लोग साइंस से एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कौन-से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो? आप साइंस से एग्ज़ाम दे रहे हो। तो साइंस के अंदर देखें तो साइंस में भी एक तरीके से मेजर जो खेल है वो फिज़िक्स का होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ब्रह्मांड दिया हुआ है ना? मतलब ओवरऑल जो ऊपर यूनिट्स थी वो सारी की सारी रिपीट करी गई है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो। और उसके बाद इसमें बायो का थोड़ा-सा पोर्शन ऐड हो रहा है ना? बायो का पोर्शन यहाँ से ऐड हो रहा है जो ये 2 यूनिट है आपकी एक तरीके से। ये कौन-सी होने वाली है? तो ये आपकी बायो की होने वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली। उसके अलावा अगर आप बात करें, तो देखिए ये छठी जो यूनिट है आपकी, छठी यूनिट फिर से किसकी आ गई? तो छठी यूनिट आपकी फिर से आ गई किसकी? बल, गति और दाब की। मतलब एक तरीके से जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर और उसके बाद कार्य ऊर्जा, मशीन, ताप और ऊष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन वगैरह, है ना? फिर आपका आ गया प्राकृतिक घटनाएँ, लाइट और साउंड, ये भी फिज़िक्स का टॉपिक है। और उसके बाद में ये एक और फिज़िक्स का टॉपिक आता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्सेस ये वाली यूनिट है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन है और आपका खाद्य और उत्पादन प्रबंधन है। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर पेडागॉगी दी हुई है आपको, यहाँ पर पेडागॉगी दी हुई है जो आपको सब्जेक्ट में रहती है। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है वो किसके बारे में आ रहा है? वो सोशल साइंस के बारे में आ गया है कि सोशल साइंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है या सामाजिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है। तो सामाजिक विज्ञान में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कौन-कौन से टॉपिक है? आपको एक तरीके से इतिहास है ना? इतिहास के अंदर इतिहास को जानने के स्रोत, आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं क्योंकि एक तरीके से सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है ना? तो आप लोग क्या है इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए मोबाइल में से। ये आपका है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक ज्ञान में के बाद में अगर हम इसको देखें तो एक तरीके से क्या है कि 5 सब्जेक्ट है आपके सामाजिक विज्ञान में। एक होता है आपका हिस्ट्री होता है, इतिहास होता है, सिविक्स होता है मतलब पॉलिटिकल साइंस होता है, राजनीति शास्त्र जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स होता है मतलब अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी आता है ना? भूगोल शायद से जिसको बोलते हैं। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है जो कि एक तरीके से बड़ा ही वास्ट सिलेबस है, तो आपको देखना पड़ेगा इसे।
ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मुख्य हिंदी, मतलब जो लोग हिंदी से भाषा से जिन्होंने हिंदी पढ़ा है और जो हिंदी से पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या है, अगला आपका सिलेबस आता है इसमें। तो जिनका हिंदी सिलेबस है वो भी इस वीडियो के माध्यम से क्या है, अपना सिलेबस देख के इसमें स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अगर आपका सिलेबस, आपका सब्जेक्ट हो चुका है तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा दीजिए, ताकि हम इसकी ये एलिजिबिलिटी डाल जान लें कि कौन से क्वेश्चन पेपर के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल है। और यदि आपका सब्जेक्ट अभी नहीं आया है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे अपने सब्जेक्ट तक पहुंच जाइए। ठीक है। ये एक तरीके से किसका सिलेबस है, ये हिंदी का सिलेबस है ना। ये मैं धीरे धीरे पार कर दे रहा हूँ, आप रोक के स्क्रीनशॉट एक तरीके से ले सकते हैं। तो ये आपका हिंदी भी क्या है, एक तरीके से खत्म होता है। और अब जो आता है आपका अगला टॉपिक, वो आता है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के ओवरऑल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 120 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आने वाले हैं। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश के सिलेबस के अंदर भी आपसे क्या पूछा गया है, तो वही भाषा की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, उसके लिए आपको पैसेज आएगा। पैसेज के बाद में वही वोकैब्युलरी आपसे पूछी जाएगी। वोकैब्युलरी के बाद में आपसे क्या है, फंक्शनल ग्रामर पूछी जाएगी। फंक्शनल ग्रामर के बाद में राइटिंग सेक्शन के ऊपर भी आपके थोड़ी सी परीक्षा ली जाएगी। और उसके बाद में देखा जाए तो आपका पेडागोगी आ जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो भी है, तो उसके अंदर आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद में जो लोग संस्कृत से पेपर दे रहे हैं, संस्कृत के पेपर वालों के लिए भी क्या है, ये जो वीडियो है ये काम का है, क्योंकि इसके अंदर हमने संस्कृत का सिलेबस भी आपको बताया हुआ है। ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए संस्कृत के सिलेबस का, है ना। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है संस्कृत के बारे में। संस्कृत के बाद में अगली भाषा जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो उर्दू आ रही है। तो उर्दू का भी आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। 120 प्रश्न आपको आएंगे, आप कोई से भी क्वेश्चन पेपर दें, आपको ओवरऑल 120 आएंगे। जो 30 नंबर का है वो आपका आएगा भाग ए। भाग ए के अंदर आपको क्या आने वाला है, तो आपको हिंदी आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है। उसके बाद में आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और साथ में आपसे एक और चीज़ पूछी जाने वाली थी, वो थी पैडागॉजी 10 नंबर की। ये आपका एक तरीके से किसका सिलेबस हो गया, उर्दू का सिलेबस हो गया। तो अब ये तो आपका हर सब्जेक्ट वाइज हमने क्या है, सिलेबस खत्म कर लिया। तो हम देखते हैं कि कौन से विषय के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। कि यदि मुझे मैथ्स में के लिए अप्लाई करना है तो मेरी क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, अगर मुझे साइंस के लिए अप्लाई करना है तो मेरी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। आपके मन में प्रश्न होंगे, क्या बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले या बीएससी मैथ्स वाले साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या फिर संस्कृत के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो आइए इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि गणित के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिनका ग्रेजुएशन में गणित और फिज़िक्स था, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट जो उन्होंने तीनों साल पढ़े हों, गणित और फिज़िक्स, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके साथ में, या जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, वो लोग क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका एक तरीके से किसके लिए है, गणित के लिए है। अब अगर हम लोग बात करें विज्ञान के लिए या साइंस के लिए, कि साइंस या विज्ञान के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर अगर आप ध्यान दें, तो जिसके भी तीनों साल के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या-क्या हो, रसायन शास्त्र मतलब उसमें केमिस्ट्री पढ़ा हो, है ना? उसके साथ में उसमें क्या हो, वनस्पति विज्ञान पढ़ा हो, वनस्पति विज्ञान के अलावा प्राणी शास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किन्हीं 2 का कॉम्बिनेशन भी अगर आपका है, आपने तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में इनमें से ही जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट भी अगर आपने पढ़े हैं, तो आप साइंस से अप्लाई कर सकते हो। तो जिनके मन में ऐसा ख़्याल आ रहा था कि नहीं, इसमें जो साइंस है, साइंस में फिज़िक्स का पोर्शन ज़्यादा है, हम लोगों ने तो बीएससी मैथ्स करा है या बीएससी कंप्यूटर करा है, हम लोग साइंस में डाल देंगे, तो आप लोग उसमें नहीं डाल सकते हो। क्योंकि साइंस के लिए आपको कौन-कौन से विषय चाहिए, तो साइंस के लिए आपको केमिस्ट्री चाहिए, ज़ूलॉजी चाहिए, बॉटनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, बायोटेक चाहिए, या फिर बायो इन्फो चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद अगर हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, है ना? समाजशास्त्र, व
और वाणिज्य विषय में किसी एक विषय के साथ क्या है, स्नातक की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये एक तरीके से किसका हो गया, आपका सामान्य विज्ञान का हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो हिंदी के लिए वो अप्लाई कर सकता है जिसने अपने ग्रेजुएशन में तीनों के तीनों साल हिंदी मुख्य विषय के तौर पे पढ़ा हो, है ना? और इसी तरह इंग्लिश के भी कौन लोग कर सकते हैं? जिसने इंग्लिश ओवरऑल तीनों साल मुख्य विषय के तौर पर पढ़ा हो। फाउंडेशन कोर्सेज की बात अलग होती है कि बीएससी वाले, बीकॉम वाले इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, बट वो फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ते हैं, तो वो लोग नहीं चलेंगे ना। जिनका बीए था और उन्होंने हिंदी और इंग्लिश एक तरीके से मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तीनों साल, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, है। और इसके बाद संस्कृत और उर्दू के बारे में भी सेम चीज़ क्या है, लिखी हुई है कि तीनों साल क्या है, ये दोनों भाषाओं का एज अ मेन सब्जेक्ट अध्ययन होना चाहिए। तो ये ओवरऑल क्या था, ये ओवरऑल था हमारा कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारा किन लोगों को पात्रता है अप्लाई करने की, इसमें कितने परसेंटेज का क्राइटेरिया है, और क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी डिटेल्ड वीडियो मैं एक पहले ही बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है, तो इसके पहले आप वो देख लीजिए, है ना? और उसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब इसके आने वाले लेक्चर में हम ओवरऑल क्या है, डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज़ चालू करने वाले हैं, पटवारी के कंप्यूटर को लेकर, है ना? उसके अलावा वर्ग 2 के विज्ञान को लेकर, और अलग-अलग सब्जेक्ट में इंग्लिश को लेकर भी हो सकता है हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें। इसके अलावा आप कौन-कौन सी क्लासेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं या और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। तो आज की इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम दूर से दूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्प समय में अपने कंटेंट को पहुँचा सकें और सबकी मदद कर सकें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।